हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो लास्ट टाइम पे हमने यूके ट्रिपल एस सी में केमिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट की थी और मैंने आपसे फर्स्ट लेक्चर में सिलेबस को डिस्कस किया था और साथ ही साथ आपका सॉलिड स्टेट का पोर्शन स्टार्ट किया था। तो आज जो हमारा लेक्चर 2 है और ये आपका सॉलिड स्टेट 3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं क्वेश्चन आपको अपने जो चैनल है हमारा टेलीग्राम का, उस पर मैं अपलोड कर दूंगा। तो आज जो लेक्चर 2 है हम लोग आगे बढ़ते हुए स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट के अंदर में। और सॉलिड स्टेट में लास्ट टाइम पे जो हमने डिस्कशन किया था उसमें हमने टाइप्स ऑफ सॉलिड डिस्कस किया था, क्रिस्टलाइन और अमोर्फस। ये जो है आज आपके सामने ये है हमारे पास में क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, जो कि आपके सिलेबस में इंट्रोड्यूस्ड है। तो जो क्लासिफिकेशन है सॉलिड्स का, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का, ये आपका डिपेंड करता है, आपका किस पे डिसाइडेड है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरेक्शन। ये किस तरीके के सॉलिड्स आपके नेचर ऑफ इंटरेक्शन है उसके बेस पे आपका ये आपका डिवाइडेड है ना। तो इस बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरेक्शन। तो किस तरीके का नेचर इंटरेक्शन है आपका, उसके बेसिस पर आपका क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले आपके पास में यहाँ से दो तीन क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो, सबसे पहला सॉलिड जो आपके पास में आयनिक टाइप सॉलिड है। ठीक है, आयनिक टाइप में जो आयंस होंगे, कांस्टेंट पार्टिकल्स होंगे, वो आयंस होंगे। जैसे आपने देखा होगा NaCl है ना, NaCl हो गया आपका, KCl होगा, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। यहाँ पे आपके पास में कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, मैं केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस करूंगा और केमिकल बॉन्डिंग मैंने स्टार्ट भी कर दिया और उसमें आयनिक बॉन्डिंग मैंने बता भी दिया है। तो आप लेक्चर में देख सकते हैं किस तरीके से आपके आयनिक कंपाउंड फॉर्म होते हैं। ठीक है, उसके बाद इनका जो नेचर होता है वो हार्ड होता है, थोड़ा ब्रिटल होता है, और साथ ही साथ इनका कूलम्बिक अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और इसमें आपके पास में क्या बोलते हैं, जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत हाई है। दूसरा आपका बॉइलिंग पॉइंट भी आपका क्या है, अप्रोक्सीमेटली बाकी के कंपेरिजन में काफी हाई है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को लेकर के, वो ये है कि आपके सॉलिड स्टेट में कंडक्टिंग नहीं होते हैं। जैसे NaCl है आपका सॉल्ट, आपका सॉलिड स्टेट में अगर है, NaCl आपका पुअर कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन जैसे उसको क्या करोगे आप लोग, एक्वस में डिसॉल्व कराओगे यानी वाटर में डिसॉल्व कराओगे, तो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। और रीजन क्या है इसके पीछे, रीजन पूछ सकता है, तो रीजन आप बोल सकते हो ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ आयंस, ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ आयंस। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि वाई ड्यू टू विच, मतलब कौन सा आपका किस टाइप के कंपाउंड होते हैं जो आपके एक्वस फॉर्म में स्टेबल होते हैं, मतलब कंडक्टिंग होते हैं, तो वो क्या कौन से होते हैं आपके, दीज आर जनरली योर दीज आर जनरली योर आयनिक सॉलिड्स। इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, एक चीज जो है आयनिक सॉलिड्स को लेकर के, बेटा ये आपके नॉन डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं आपके, नॉन डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। नॉन डायरेक्शनल नेचर का मतलब क्या है, ठीक है, नॉन डायरेक्शनल का मतलब ये है कि अगर आप इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो ये आयंस आपके सेपरेट आउट हो जाएंगे, है ना। जैसे आप इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो ये आयंस आपके सेपरेट आउट कर जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं इनको, नॉन डायरेक्शनल। जैसे मान लो ये आपके पास में आयनिक कंपाउंड था, इसको आपने डिसॉल्व कराया वाटर में और यहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, तो आयंस क्या करने लग जाएंगे, एक दूसरे के मतलब अल्टरनेटिव पोल्स पर मूव करने लग जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में। नाउ आगे जो आपके पास में वो है आपके पास में कोवेलेंट सॉलिड डियर स्टूडेंट्स। और कोवेलेंट सॉलिड जो आपके डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं आपके, डायरेक्शनल नेचर के होते हैं, डायरेक्शनल नेचर के होंगे। यानी जहां पे आपके पास में दूसरा एक एटम जो है दूसरे एटम के साथ में इंटरेक्टेड रहेगा। और जनरली यहाँ पे जिस तरीके से आपका कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, तो इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, है ना। जैसे यहाँ पे आपके पास में कूलम्बिक अट्रैक्शन, तो कूलम्बिक अट्रैक्शन में आपका ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जिस तरीके से आयनिक बॉन्ड होता है फॉर्म। और आयन इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करने पर आयन जनरेट होगी, और उन आयन जनरेट होने पर उन पर कूलम्बिक अट्रैक्शन होगा। इनमें आपके पास में सिलिका डाइऑक्साइड है। ठीक है, सिलिका डाइऑक्साइड के पॉलीमर हो गए, जैसे है ना पॉलीमरिक चेन्स हो गई आपकी, पॉलीमरिक चेन, जैसे ये सिलिकन हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सिलिकन हो गया। तो इस तरीके की पॉलीमरिक चेन रहती है इसमें, है ना। इसीलिए क्या बोलते हैं इनको हम लोग, कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं। एक और नाम इनको दिया जाता है, दैट इज कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड। ठीक है, याद रखिएगा, कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड के बोला जाता है, तो जबकि जिनके में कोवेलेंट बॉन्डिंग होता है। तो एक और नाम इनका दैट इज नेटवर्क सॉलिड, है ना, कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड्स भी बोला जाता है। ओके, ये चीज है इसके में। तो एक आपको मैं एक चीज बता दूं इसमें, ये आपके डिफरेंट डिफरेंट क्वार्ट्ज हो गया, आपका डायमंड हो गया, है ना, ग्रेफाइट हो गया। कल मैंने आपको बताया था कि आपके पास में क्वार्ट्ज जो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है SiO2 का, और ग्लास जो होता है वो अमॉर्फस होता है ना। इनका नेचर कैसा होता है, हार्ड होता है, बहुत हार्ड नेचर के होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट इनका काफी हाई है। ठीक है, कि इनके पास में कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड है। नेटवर्क सॉलिड यानी अगर आप देखोगे तो इनमें इस तरीके से पॉलीमर चेन बनी होती है, इस तरीके से, है ना। ये पूरा का पूरा पॉलीमर का एक डायमेंशनल फॉर्म होगा, फॉर्म इंसुलेटर होंगे। लेकिन एक क्वेश्चन आप यहाँ पे याद ध्यान रखना, क्या याद रखोगे आप लोग, वो ये याद रखना कि आपके पास में ग्रेफाइट एक ऐसा सॉलिड है जो कि आपका कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट क्या करता है, ग्रेफाइट आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है।
ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें पाई इलेक्ट्रॉन मोबाइल होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स का मोबिलिटी होती है और उन पाई इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इस चीज को ध्यान रखना कि ग्रेफाइट में लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, मैं स्ट्रक्चर आपको नेक्स्ट उसमें बना के दिखा दूंगा किस तरीके से। ठीक है, उस पे आता हूँ मैं कनेक्टिविटी मतलब कनेक्टिविटी को लेकर के इसके बाद में। पहले मैं आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात करता हूँ, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में आपके पास में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंटरेक्शंस होते हैं, जैसे आपका लंदन फोर्सेस, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, कीसोन फोर्सेस, तो इनको डिटेल में हम लोग आगे चलकर डिस्कस करेंगे। लेकिन सिंपल एक कोवेलेंट टाइप के मॉलिक्यूल हो गए, जैसे कि आपका I2 है, तो I2 नेटवर्क सॉलिड है, I2 कैसे इंटरेक्ट हुआ होगा, तो इनमें डाइपोल इंड्यूस डाइपोल हुआ होगा, इस तरीके से इंस्टेंट में डाइपोल हो गया। आपने ड्राई आइस का नाम सुना होगा, तो ड्राई आइस किसे बोलते हैं हम लोग, ड्राई आइस हम लोग CO2 को बोलते हैं ना, ड्राई आइस हम लोग CO2 को बोलते हैं, जिससे क्या होता है आपका फ्रोजन बाइट होता है। ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया आपका, फ्रोजन बाइट किससे होता है, तो फ्रोजन बाइट आपका ड्राई आइस से होता है। फ्रोजन बाइट का मतलब इस तरीके से ठंडी जगहों पे अगर आप जाओगे, बर्फ एकदम हाथ में ले लोगे और लो टेम्परेचर रहेगा, तो उससे क्या होता है, स्किन आपकी रप्चर कर जाती है और उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रोजन बाइट। इनके में आपके पास मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस है, बहुत वीक इंटरेक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया आपका, है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपका वाटर के अंदर में होता है, और मैंने कल भी बताया था आप लोगों को कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आपका वाटर किसमें कन्वर्ट होता है, आइस में। एक चीज और है भाई, अगर इस तरीके का एक क्वेश्चन बना हुआ था कि आइस में और वाटर में किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, तो याद रखिएगा आपका आइस सॉलिड है, आइस आपका सॉलिड है, लेकिन आइस की डेंसिटी कम होती है इन कंपेरेटिव किसके, आइस की डेंसिटी कम होगी इन कंपेरेटिव किसके, वाटर के। ठीक है, रीजन क्या है, रीजन ये होता है कि जो आइस होता है, आइस की गैप जो होते हैं, जो गैप होगा आपका, गैप में क्या होगा आपके पास में, जो गैप होगा सॉलिड के अंदर में, उसमें एयर होती है, उसमें हवा होती है आपकी, है ना, एयर होगी, और एयर की वजह से उनकी डेंसिटी थोड़ा कम हो जाती है, और इसी वजह से फ्लोट भी करते हैं, इसी वजह से क्या करते हैं आपका, फ्लोट भी करेंगे। ठीक है, तो इसको याद रखना आप लोग, सॉलिड होने पर भी ये फ्लोट कर रहा है क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है वाटर से, और इसके उसमें एम्प्टी स्पेस में एयर फील्ड है ना, गैप में एयर फील्ड है। इंसुलेटर होते हैं, सभी को पता है इंसुलेटर है, क्योंकि इनके में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है भाई। कंडक्टिविटी के दो ही रीजन है, या तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, आयंस मूव करेंगे, तो आयनिक कंपाउंड्स में आपके आयन मूव करते हैं, और कोवेलेंट कंपाउंड में सारे इंसुलेटर होते हैं, लेकिन एक्सेप्ट ग्रेफाइट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रेफाइट आपका कंडक्टिंग नेचर का होता है, क्योंकि उसमें पाई इलेक्ट्रॉन होता है, मैं स्ट्रक्चर दिखा दूंगा थोड़ी देर में। ठीक है, अगले सॉलिड है आपके पास में मेटालिक सॉलिड, जो मेटल होते हैं जनरली, है ना, मेटल एग्जांपल अगर हम लोग बात करें, तो एग्जांपल जैसे कोई भी मेटल हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, है ना, कोई भी मेटल हो गए, इनमें मेटालिक इंटरेक्शन होगा, है ना। एक पॉजिटिव आयन होगा, तो उसको इलेक्ट्रॉन आपके चारों तरफ से घेरते हैं इस तरीके से, है ना, कर्नल और सी ऑफ इलेक्ट्रॉन में आपका ये पॉजिटिव आयन होगा, इसको चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन घेरते हैं, और ये भी कैसा होता है बेटा, आपका नॉन डायरेक्शनल नेचर का होगा, ये भी आपका नॉन डायरेक्शनल नेचर का होगा। तो आयनिक मेटालिक बॉन्ड में क्या होता है, जैसे पॉजिटिव आयन है तो उसको चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन इस तरीके से घेरेंगे, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, तो ये चीज है। डक्टाइल होते हैं, मेलेबल होते हैं, मेटल की प्रॉपर्टी में भी पढ़ेंगे हम लोग, हाई मेल्टिंग पॉइंट है इनका ना, और साथ ही साथ आपके कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के लिए। ना तो ग्रेफाइट को लेकर के और डायमंड को लेकर के मैं बात कर देता हूँ कि जो डायमंड है आपका, डायमंड जो है उसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके का है, बाकी हम लोग इंडिविजुअली एक एटम को पढ़ेंगे तो एलिमेंट को पढ़ेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। टेट्राहेड्रल मैनर में इस तरीके से आपका पूरा का पूरा एक नेटवर्क सॉलिड होता है, इस तरीके का ग्रेफाइट, हर एक कार्बन आपका 4 वैलेंसी शो करता हो, इस तरीके से आपका होगा। ठीक है, ये आपका इस तरीके से हुआ। तो अगर हम बात करें यहाँ पे आपके पास में जो डायमंड है, डायमंड में आपका ये आपका जो है, इसके अंदर में वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन होता है। तो डायमंड के अंदर में वाइब्रेशन होता है। अब इस वाइब्रेशन की क्या खास बात है मैं बताता हूँ, देखो वैसे तो ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, सॉरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वैसे तो ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है आपका, लेकिन आपका गुड कंडक्टर है हीट का, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, ऐसे तो पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, बट लेकिन ये गुड कंडक्टर है हीट का। अब रीजन क्या है कि इसमें आपके पास में हीट का अच्छा वो निकले, क्योंकि एक तो एक 3D नेटवर्क सॉलिड है, 3D मतलब 3 डायमेंशनल है, 3D नेटवर्क सॉलिड है। अब 3D नेटवर्क सॉलिड होता है तो इसके अंदर में बहुत सारे वाइब्रेशन होते हैं हर एक 3D पूरे नेटवर्क के अंदर में, और वो वाइब्रेशन क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं हीट को, वो वाइब्रेशन आपका एब्जॉर्ब कर लेते हैं हीट को, इसीलिए क्या होता है, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, लेकिन पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। दूसरी बात मैंने बोली थी कि जो आपके पास में मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं उनके केस में, जैसे ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ग्रेफाइट का, लेयर्ड स्ट्रक्चर होगा इस पर। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, तो आपके पास में पाई इलेक्ट्रॉन होंगे,
ऐसे करके आपके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। ये आपका इस तरीके की स्ट्रक्चर होगा। तो लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, नीचे इसके सेम लेयर होगी इसी तरीके की, एक हेक्सागोनल मतलब इस तरीके से पाई इलेक्ट्रॉन के सिस्टम होंगे। इनके बीच में जो इंटरेक्शन रहता है इसको याद रखना बेटा। ये जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट में आपका इस तरीके का स्ट्रक्चर है ग्रेफाइट का। ये आपका वन ड्रॉल इंटरेक्शन है, इसको बोलते हैं हम लोग वन ड्रॉल इंटरेक्शन। यहाँ पे आपका वन ड्रॉल इंटरेक्शन, और ये जो वन ड्रॉल इंटरेक्शन है और इनका जो स्पेस होता है इसको बोलते हैं हम लोग इंटरकैलेटेड स्पेस। ये जो खाली स्पेस इसको बोलते हैं हम लोग इंटरकैलेटेड स्पेस। तो होता क्या है कि इसके में पाई इलेक्ट्रॉन से पाई इलेक्ट्रॉन आपके मूव करते रहते हैं, मोबाइल होते हैं। यहाँ पे भी आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, मूव करेंगे, और इन्हीं पाई इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो सकता है। पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज, और इसी डीलोकलाइजेशन की वजह से क्या होता है आपका, ये आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। याद रखना स्टूडेंट्स आपका कि जो डायमंड है दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट जो आपके पास में वो है क्या बोलते हैं, जो आपके पास में डायमंड ग्रेफाइट हो गया आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रेफाइट की मदद की मैंने यहाँ पे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। उसको आप लोग ध्यान रखिए। चलिए आगे कुछ एक दो चीजें मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा वीडियो पॉज कीजिए और बताइए इनमें से जो गिवन कंपाउंड है, इनमें से जो गिवन कंपाउंड है आपके, इनमें से कोवलेंट कंपाउंड कौन कौन से, कोवलेंट कंपाउंड आपके कौन कौन से, कोवलेंट कंपाउंड कौन से कंपाउंड होते हैं जिनमें आपका सिंपल सा आपका कोवलेंट बॉन्ड होगा। कार्बन का ग्रेफाइट फॉर्म हो गया, कैल्शियम फ्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, डायमंड हो गया। तो आपको बताना है इसमें से कि कौन कौन से आपके पास में कोवलेंट सॉलिड्स हैं, ऐसे कौन कौन से कोवलेंट सॉलिड्स हैं। वीडियो का पॉज कर सकते हैं और पॉज करके सो सकते हैं, फिर आप इसको प्ले कीजिए, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो कोवलेंट सॉलिड्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, कोवलेंट सॉलिड वो होते हैं जिनमें कोवलेंट बॉन्ड, जिनमें कोवलेंट बॉन्ड वो आपके कोवलेंट सॉलिड होंगे। तो जैसे CO2 हो गया, SiO2 हो गया, है ना, आपके पास में SiO2 हो गया, MgO आपका आयनिक हो गया, जिंक सल्फाइड आपका आयनिक हो गया, है ना। आप बोल भी बता भी सकते हैं, जिंक सल्फाइड हो गया आपके पास में। उसी तरीके से आपका सिलिकॉन कार्बाइड आयनिक हो गया, है ना। ये आपके पास में क्या, सिलिकॉन कार्बाइड आपका कोवलेंट हो गया। तो ये सारे आपके पास में डिफरेंट डिफरेंट, मैं लिख देता हूँ आप लोगों को यहाँ पे किसकी किस में जैसे SiO2 हो गया, ठीक है, AlN हो गया, ठीक है, कार्बन हो गया, ग्रेफाइट फॉर्म कार्बन की, सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, SiC हो गया आपका। तो ये सारे के सारे आपके पास में यहाँ पे कोवलेंट है आपके, ठीक है, यहाँ पे कोवलेंट है, कोवलेंट है। CO2 की बात करूं मैं आपका, तो CO2 में कोवलेंट बॉन्ड है, बट ये आपका एक नॉन पोलर कंपाउंड है। इसको भी याद रखिए कि CO2 जो होता है आपका एक नॉन पोलर कंपाउंड होता है। तो अगर ये ड्राई आइस बोला तो तब बात अलग है, लेकिन इन्होंने CO2 बोला तो CO2 याद रखिएगा एक नॉन पोलर कंपाउंड है। तो इसके में जो इंटरेक्शन होगा ये आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, यानी वीक इंटरेक्शन जो बताई थी मैंने आपको वही है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। बाकी ये जो आपके कोवलेंट सॉलिड्स हैं, इनमें से आपके पास में जैसे ये कैल्शियम फ्लोराइड हो गया, ये आपके पास में कार्बन का, आपने ग्रेफाइट का कार्बन का डायमंड भी लिख लीजिए, वो भी है ना दे रखा है। तो ये सारे आपके कोवलेंट सॉलिड्स हैं। कार्बन का डायमंड हो गया, ये सारे के सारे आपके कोवलेंट सॉलिड है। अपार्ट फ्रॉम दैट SO2 की अगर हम लोग सॉरी CO2 की बात करें तो आपको नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। MgO की बात करें, उसके बाद आपका CF2 की बात करें, कैल्शियम फ्लोराइड की, जिंक सल्फाइड की बात करें, ये आयनिक सॉलिड्स हैं, आपके आयनिक सॉलिड्स। मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम कैसा आपका मेटालिक है, मैग्नीशियम कैसा आपका मेटालिक है, ठीक है। तो ये भी है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो काफी चीजें आपके पास में आपको पता होनी चाहिए। स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम लोग इनको क्या क्या क्लासिफाई किया, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये तो था आपके पास में एमोर्फोस और क्रिस्टलाइन की क्लासिफिकेशन के बारे में। अगला जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स, यूनिट सेल्स को, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में ये भी आपको सिलेबस में दे रखा है, 3 पोर्शन है आपके सिलेबस के। एक तो आपके पास में दे रखा है सॉलिड्स के बारे में, क्लासिफिकेशन दे रखा है सॉलिड्स का, दूसरा आपको दे रखा है यूनिट सेल, और तीसरा हम डिस्कस करेंगे क्या बोलते हैं आपका
डिफेक्ट्स को, ठीक है, डिफेक्ट्स को, कनेक्टिविटी को। तो यूनिट सेल्स क्या होती है? यूनिट सेल आपका एक तरीके की स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है किसी भी लैटिस में, ठीक है, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ a lattice, repeating unit of a lattice, smallest repeating unit of a lattice। किसी भी लैटिस की सबसे स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट सेल बोलते हैं। अब ये यूनिट सेल लैटिस, यूनिट सेल स्टार्ट करने से पहले हम लोग लैटिस समझ लेते हैं कि लैटिस होता क्या है। तो लैटिस का मतलब क्या है कि मान लो सपोज करके हमारे पास में एक ये हमने स्क्वायर ड्रॉ किया, लेकिन इस स्क्वायर के अंदर में बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्मॉल स्क्वायर थे। आप लोग को उसको लग नहीं रहा होगा, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की तरह, तो मेरी ड्राइंग टेढ़ी मेढ़ी हुई, लेकिन इमेजिन कर लीजिए एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल की बात कर लेते हैं हम लोग। तो अगर हम इसमें देखें तो डिफरेंट आपको एक स्मॉलेस्ट यूनिट दिख रही होगी जो कि इस पूरे बड़े की पिक्चर को बना रही होगी, यानी जो जैसे एक स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें हम लोग, बहुत सारी ऐसे रिपीटिंग यूनिट्स हैं। तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है ये हमारी यूनिट सेल है, और ये सबसे बड़ी जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग लैटिस बोलते हैं, हमारी लैटिस होगी। तो यूनिट सेल जिस तरीके की होगी उसी तरीके का आपका क्या होगा? लैटिस होगा, ठीक है। जिस तरीके की यूनिट सेल होगी उसी तरीके से क्या होगी आपकी लैटिस होगी, लैटिस जनरेट होगी। तो अगर यूनिट सेल का अरेंजमेंट आप सिमिलर अरेंजमेंट आप लोग वन एक्सिस के अलोंग यानी अलोंग एक एक्सिस के अलोंग करोगे तो इसी तरफ आपका लैटिस जनरेट होगा, ठीक है। अगर आप इसके अलोंग करोगे, जैसे मैंने इधर को कर रखा है, इधर भी कर रखा है और इधर भी कर रखा है, दोनों एक्सिस के अलोंग, मान लो ये एक्स एक्सिस और ये कौन सी आपकी वाई एक्सिस है, तो इस तरीके से आपका अरेंजमेंट आपका उसी तरीके का जनरेट होगा। अब क्या कर सकता हूँ मैं, ऐसा भी तो कर सकता हूँ डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स को, मान लो ये मेरे पास लैटिस है, बड़ी सी लैटिस है, और इस लैटिस को मैंने तोड़ा, ऐसे देखिए ऐसा आपके पास में ये ऐसे टूटा आपका, मान लो तो अगर मैं इसको मल्टीपल उसमें तोड़ता हूँ, छोटी छोटी यूनिट्स में तोड़ रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है, इसको मल्टीपल यूनिट्स में तोड़ रहा हूँ इस तरीके से, तो 3D में जब मैं तोड़ रहा हूँ इसको ऊपर से भी ऐसे काटूंगा पूरा का पूरा इस तरीके से, इसको कट करेंगे, थोड़ा डायग्राम आपको वहां पर मिल गया, लेकिन ये क्यूब की फॉर्म में आ रहा है, तो इसके अंदर में जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगी एक लैटिस जो जनरेट हो रही है वो भी आपकी क्या होगी, क्यूब, यानी एक अगर इस तरीके से क्यूब है आपके पास में तो ये क्यूब ही इसका बड़ा फॉर्म लेकर एक बड़ा क्यूब बनाएगी, लेकिन इस क्यूब को अरेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन लैटिस को उस तरीके से अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो चाहे तो मैं इसको एक NaCl के लैटिस के बेसिस पे अगर हम लोग देखें इसको समझा सकते हैं। तो एक लैटिस से किससे मिलकर बनी आपकी, याद रखना है यूनिट सेल से। यूनिट सेल क्या होती है आपकी स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होगी, और जिसकी जैसा यूनिट सेल होगा वैसे ही क्या जनरेट होगा आपका, वैसे ही आपका क्रिस्टल लैटिस जनरेट होगा। लैटिस बोल रहे हैं क्रिस्टल लैटिस बोल रहे हैं, एक ही बात। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटे से उसको हम लोग 3D में बना के देखते हैं, उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो ये है आपके पास में क्यूब, और इस क्यूब को मैंने तोड़ा इस तरीके से। पेंटान में थोड़ा बनाने में प्रॉब्लम होती है, बट इतना है कि आप लोग अब थोड़ा बहुत इमेजिन कर सकते हो चीजों को, है ना? तो यस, करके आप समझ सकते हैं इसको। पीछे वाले एक्सिस को भी उसके ऐसे ऐसे ऐसे। तो अगर हम देखें तो एक बड़ी क्यूब है, लेकिन इसके अंदर में एक छोटी सी क्यूब है जिसको मैं मार्क कर देता हूँ, जैसे ये ग्रीन वाली मैंने ये आपके मेरे तरफ दिख रही होगी, ये जो ये वाली है, तो एक स्टोरी बिल्डिंग है, मान लो इसके पीछे भी बिल्डिंग है ना? लेकिन ये फ्रंट वाली जो मैंने मार्क कर दी है ये मेरी एक क्या होगी, इसके अंदर में एक यूनिट सेल होगी, ये मेरे पास में एक यूनिट सेल होगी, ठीक है। यूनिट सेल क्या होगी, सबसे छोटी यूनिट सेल होगी किसी क्रिस्टल लैटिस की। दिस इज माय क्रिस्टल लैटिस, दिस इज माय क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। तो यूजुअली क्या होता है कि जो लैटिस होगा आपका, मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ क्रिस्टल लैटिस की, एक पीरियोडिक रीअरेंजमेंट होगा, है ना। लैटिस क्या होगा, एक पीरियोडिक रीअरेंजमेंट होगा किसका, पॉइंट्स का, है ना। पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स, है ना, सर्टेन पॉइंट्स, पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ सर्टेन पॉइंट्स। सर्टेन कुछ पॉइंट्स होंगे, उनका क्या होगा, एक अरेंजमेंट होगा। पीरियोडिक का मतलब क्या होता है, रिपीटिंग।
पीरियोडिक का मतलब होता है आपका रिपीटिंग की, किसी पर्टिकुलर पॉइंट का क्या कर रहे हैं, रिपीटिंग कर रहे हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल इस लैटिस के अंदर में हमने ये पॉइंट्स आप देख रहे होंगे, तो इन पॉइंट्स को एक पर्टिकुलर मैनर में अरेंज किया है, इन पर्टिकुलर मैनर में एक अरेंज किया है, और इनके अरेंजमेंट के बाद में हमारे पास में पूरा लैटिस जनरेट हुआ है। अगर मैं इनका अरेंजमेंट एक पर्टिकुलर मैनर में नहीं करता तो मुझे लैटिस जनरेट होता हुआ नहीं दिखाई देता। ठीक है, तो कोई भी स्ट्रक्चर है आप बनाने जा रहे हो, तो उसमें अगर आप पर्टिकुलर मैनर में अरेंजमेंट शो कर रहे हो, तो वो पर्टिकुलर अरेंजमेंट उस एक स्ट्रक्चर को जनरेट करेगा, और उसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम लोग, लैटिस बोलते हैं। और इन पर्टिकुलर पॉइंट्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग लैटिस पॉइंट्स। क्या बोलते हैं इनको हम लोग, लैटिस पॉइंट। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट आपकी यूनिट सेल हो गई लैटिस की, और लैटिस मिल गया किससे बनेगा, आपका लैटिस पॉइंट्स। लैटिस पॉइंट्स हो क्या सकते हैं आपके, लैटिस पॉइंट्स आपके पास में कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स में आपके आयंस हो सकते हैं, जिससे हमने अभी थोड़ी देर पहले जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पढ़ा उनके बारे में उनमें देखा कि किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वो होते हैं, आयंस हो सकते हैं आयनिक कंपाउंड में, है ना। उसी तरीके से आपके पास में मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं आपके पास में, एटम्स हो सकते हैं आपके पास में। तो डिफरेंट डिफरेंट आपके पास में लैटिस पॉइंट्स होंगे, और उन लैटिस पॉइंट्स के बेस पर ही आपका क्रिस्टल लैटिस जनरेट होगा। ठीक है, तो इसके कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे कि ये लैटिस क्या होता है आपका, लैटिस एक इनफाइनाइट हो सकता है, कितना भी आप जनरेट कर सकते हो, है ना। लैटिस कैन बी इनफाइनाइट, लैटिस कैन बी इनफाइनाइट, इसका कोई अंत नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि पॉइंट्स आपके कितने भी हो सकते हैं ना, पॉइंट्स का कोई, पॉइंट्स आपकी क्या है, रिपीटिंग यूनिट्स है, तो रिपीटिंग यूनिट्स आपके पास में कितनी भी हो सकती है। ठीक है, और यही जो आपके पास में ये पॉइंट्स ही आपका ज्योमेट्री डिसाइड करेंगे कि इनका अरेंजमेंट कैसा है। ज्योमेट्री विल डिसाइड बाय दीस पॉइंट्स, ज्योमेट्री विल बी डिसाइडेड बाय दीस पॉइंट्स। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि किसी भी लैटिस की जो ज्योमेट्री है, ये लैटिस जो लैटिस पॉइंट है यही डिसाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यूनिट सेल आपके दो तरीके के हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग यूनिट सेल के बारे में। यूनिट सेल आपके पास में दो तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, फिर पैरामीटर्स पे आएंगे हम लोग, यूनिट सेल के पैरामीटर्स क्या होते हैं, लैटिस के पैरामीटर्स क्या होते हैं। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा यूनिट सेल्स के बारे में बता देता हूँ। यूनिट सेल्स जो आपके दो टाइप के हो सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आपको ये याद होनी चाहिए। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है किसी भी तरीके से, क्योंकि अगर उसने सिलेबस में मेंशन कर दिया तो आपको हर तरीके से प्रिपेयर होना पड़ेगा, है ना। ये छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, क्योंकि काफी एप्लीकेंट्स है जो अपीयर हो रहे हैं, तो आपको, मैं खुद कईयों को जानता हूँ जो इसमें एग्जाम में बैठने वाले हैं, तो आप लोग अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर कीजिए कि कितना हम याद कर सकें हम लोग, है ना। तो एक हो सकता है आपके पास में सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल, सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल, और दूसरा हो सकता है आपका सेंटर्ड, यानी नॉन प्रिमिटिव भी बोलते हैं हम लोग, सेंटर्ड यूनिट सेल, है ना, या नॉन प्रिमिटिव भी बोल सकते हो आप, सेंटर्ड यूनिट सेल। तो जो आपके पास में प्रिमिटिव है, तो प्रिमिटिव में क्या होगा, पोजीशंस हम लोग किसके बेसिस पर है क्लासिफिकेशन, पोजीशंस अगर हम लोग देखें, तो जो प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव में जो पोजीशंस होगी कहाँ पे होगी, एट ओनली कॉर्नर, एट ओनली कॉर्नर। किसकी पोजीशंस की बात करें हम लोग, लैटिस पॉइंट्स की। ठीक है, इसकी बात करें हम लोग लैटिस पॉइंट्स की, लैटिस पॉइंट्स की जो पोजीशन है अगर हम लोग सिंपल में बात करें, तो एट ओनली कॉर्नर्स, कहाँ पे होगी आपकी, कॉर्नर्स पे होगी। यानी फॉर एग्जांपल आपके पास में ये कॉर्नर इस तरीके से, और इस कॉर्नर के केस में आपके पास में ये जो अरेंजमेंट हुआ लैटिस का, इन्होंने जनरेट किया एक लैटिस को, एक क्रिस्टल लैटिस को, और ये कैसे अरेंज हुआ आपका, जब इन्होंने कॉर्नर्स में एटम्स को अरेंज किया। और इनको क्या बोलते हैं हम लोग, ये जो लैटिस जनरेट हुआ है, दिस इज योर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसको हम बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, सबसे सिंपल आपके पास में यही है। ओके, इसीलिए इसका नाम दिया गया सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। नाउ सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर में आपके पास में क्या होता है, बॉडी कॉर्नर पे तो होगा ही होगा, एट कॉर्नर, एट तो कॉर्नर होगा, कॉर्नर पे तो होगा ही होगा आपका। आप बढ़िया से अपने नोट्स भी बनाते रहिए। ठीक है, साथ ही साथ कहाँ पे होगा, इट कैन बी एट एनी अदर पोजिशन ऑफ यूनिट सेल, एट एनी अदर पोजिशन ऑफ यूनिट सेल, एट एनी अदर पोजिशन ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल की किसी भी दूसरी पोजिशन पे आपका ये जो लैटिस है वो हो सकता है, मतलब लैटिस पॉइंट्स आपके पास में हो सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग कैसे कैसे। तो सबसे पहले आपके पास में फेस सेंटर्ड, सबसे पहला कौन था आपके पास में, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। सबसे पहले आपके पास में फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, कंट्रीब्यूशन भी बताऊंगा मैं आपको इनमें किसमें कितना होता है। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की अगर हम लोग बात करें, तो इसके केस में हमारे पास में एक यूनिट सेल है इस तरीके से, और इसके हर एक फेस में आप सोचिए, आप एक रूम में बैठे और अपने रूम में, जिस रूम में आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हो उस रूम को इमेजिन कीजिए, और उस रूम में देखिए कि कॉर्नर पे भी आपका एटम लगा हुआ है, कॉर्नर्स पे भी एटम लगे हुए हैं इस तरीके से, एक अपने आप को सेंटर में इमेजिन कर लीजिए,
और जो दीवार है आपकी, ठीक है, कितनी फेसेस होंगी आप लोगों के पास? 4 तो फेसेस होंगी, दीवार होंगी, लेकिन एक छत होगी और एक नीचे जहाँ जमीन पर बैठे होंगे। तो साथ ही साथ क्या होगा आपका, 2 एटम्स आपके इस तरीके से फेस पर, टॉप बॉटम पे, लेफ्ट राइट पे और फ्रंट और बैक पे, ठीक है। तो टोटल आपके पास में ये फेस सेंटर्ड यूनिट सेल आता है। दूसरा आपके पास में आता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इसको हम लोग एफसीसी भी बोलते हैं बच्चों, इसको हम लोग एफसीसी भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग एफसीसी भी बोल सकते हैं। बॉडी सेंटर्ड में देखें अगर हम लोग, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में देखें अगर हम लोग, तो आपके पास में बॉडी पे तो कॉर्नर पे तो होगा ही होगा, मैंने बताया कॉर्नर पे तो होना ही होना आपका, लेकिन साथ ही साथ नाम से ही पता चल रहा है बॉडी, तो एट बॉडी, बॉडी पर भी एक आपका एटम प्रेजेंट होगा। तो आप जिस रूम में बैठ रखे हैं उस रूम को इमेजिन कीजिए और उस रूम में देखिए आपका कि बीचों बीच एक एटम है। उस रूम में इमेजिन कीजिए, आप इमेजिन कीजिए जस्ट कि कॉर्नर पे तो एटम है ही है, लेकिन साथ ही साथ में कहाँ पे प्रेजेंट है आपका, साथ ही साथ बॉडी के बीचों बीच, है ना, बॉडी के बीचों बीच आपका प्रेजेंट है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग कि यूनिट सेल के केस में आपके पास में बॉडी के बीचों बीच एक एटम प्रेजेंट होगा, दैट इज नोन एज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, और बीसीसी स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, बीसीसी लैटिस भी बोलते हैं। ऐसे होते तो 4 है, लेकिन आप लोग 3 याद रखिए, एक एज सेंटर भी होता है, अगला है जो आपके पास में एंड सेंटर्ड है, इसको याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि एज सेंटर थोड़ा वो एक हाइपोथेटिकल भी कह सकते हैं, सिंथेसाइज्ड कह सकते हो, तो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करें हम लोग, तो एंड सेंटर में क्या होता है आपके पास में, स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, कोई भी 2 फेस होंगे, लेकिन अपोजिट फेस होंगे। या आपका कॉर्नर में तो एटम प्रेजेंट है, तो जिस कॉर्नर में आप बैठ रखे हो कॉर्नर को देखिए, इमेजिन कर ही लिए होंगे आपने, यहाँ तो होंगे ही होंगे एटम, लेकिन ये भी इमेजिन कीजिए कि कोई भी 2 अपोजिट फेसेस में, अगर वो फ्रंट वाली है तो पीछे बैक वाली में होगा, या अगर लेफ्ट है तो राइट वाली में होगा, टॉप है तो डाउन वाली में होगा, ठीक है। तो कोई भी अपोजिट 2 फेस में, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दूसरा कलर देखते हैं आपको विजिबल, एट एनी 2 अपोजिट फेसेस, एट एनी 2 अपोजिट फेसेस, किसी भी 2 अपोजिट फेसेस में आपको देखने के लिए मिल जाए। तो ये आपके पास में टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स होती हैं, जिसमें आपके पास में फेस सेंटर्ड होता है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लैटिसेस होंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग सेल पैरामीटर्स की तरफ, है ना, यूनिट सेल पैरामीटर्स की तरफ, क्रिस्टल लैटिस की को डिस्कस करते हैं, क्रिस्टल लैटिस किस तरीके से होता है। तो क्रिस्टल लैटिस मैंने बताया किससे मिलके होता है, यूनिट सेल से। तो जैसा यूनिट सेल होगा वैसा ही क्या होगा आपके पास में, क्रिस्टल लैटिस होगा। तो अगर आप किसी एक क्रिस्टल लैटिस को के यूनिट सेल को पढ़ लेंगे तो आपको उसके लैटिस के बारे में भी पता चल जाएगा, ठीक है। अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप किसी एक यूनिट सेल को पढ़ लेंगे तो उस यूनिट सेल को पढ़ने के बाद में आपको उसके क्रिस्टल लैटिस का भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखो किस तरीके से होता है आपका, मैं बताता हूँ। देखिए जैसे आपके पास में एक यूनिट सेल है, ऐसे आपके पास में एक यूनिट सेल है, और इस यूनिट सेल के अंदर में डिफरेंट एक्सिस है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस है। अब ये जो एक्सिस है बेटा, आप लोगों को याद रखना कि अगर हम लोग इसको एक्स एक्सिस मान रहे हैं, हमारे पास में एक्स एक्सिस है, तो ये अगर आपके पास में मेरी तरफ आती हुई, मैं स्क्रीन पे के सामने बैठा तो ये वाई एक्सिस है, और मेरी छत को तोड़ती हुई ऊपर मेरे छत के निकलती हुई ये मेरी जेड एक्सिस है। और अगर मैं इसको ए मान लूँ, ठीक है, आप इसी पैटर्न में याद रखेंगे, क्योंकि बेटा आपको बताऊं ये डिसाइडेड है, ये मतलब हर एक इंस्ट्रूमेंट, ये एक्चुअली ये पूरा प्रैक्टिकली निकलती चीज है। तो ये डिसाइडेड है कि ए आपको यही लेना है, बी आपको ये लेना है, अगर सी ये लेना है, आपको ए बी सी लेना है, तो याद रखने का तरीका देखना, ठीक है। ये स्टैंडर्ड है, ये आपका जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपके पास में आयुष इंटरनेशनल यूनियन है केमिस्ट्री का, उसने डिसाइड कर रखा है कि ए और बी का जो एंगल होगा वो गामा होगा। ये मैंने नहीं डिसाइड किया, हम लोग घर में डिसाइड नहीं करते हैं। और बीच का जो एंगल होगा आपका हमेशा गामा होगा। हाँ, एक्सिस आप अपनी तरफ से ले सकते हो, एक्सिस में ऐसा नहीं कि आपको एक्स एक्सिस वहीं लेनी है, लेकिन एंगल जो आपका ए और बी के बीच का गामा ही होगा, ठीक है। उसी तरीके से बी और सी के बीच, ए और सी के बीच का जो होगा वो बीटा होगा, ए और सी के बीच का जो होगा वो बीटा होगा, और सी और बी के बीच का, सी और बी के बीच का आपका अल्फा होगा, ठीक है। सी और बी के बीच का क्या होगा आपका अल्फा होगा। तो अल्फा बीटा गामा आपके पास में ये आपके एंगल होते हैं एक्सिस के बीच में, ठीक है। और स्टूडेंट्स इन्हीं को हम लोग सेल, देखो सेल पैरामीटर्स अगर हम बोले तो, या लैटिस पैरामीटर्स बोलते हैं, तो यही 3 लैटिस पैरामीटर्स होते हैं,
ठीक है। लैटिस पैरामीटर का मतलब क्या है कि जिन पर लैटिस डिपेंड करेगा, लैटिस डिसाइड करेगा कि कैसा जनरेट होगा। आप लैटिस पैरामीटर्स भी बोल सकते हैं और बहुत सारी बुक्स में इसको सेल पैरामीटर्स भी लिखा जाता है, क्योंकि मैंने बताया आपको कि सेल के बेसिस पर ही आपका क्या बन सकता है, आपका लैटिस जनरेट हो सकता है। तो दो होते हैं आपके पास में, एक तो होता है एज लेंथ, एक होती है आपके पास में एज लेंथ, और दूसरा हो सकता है आपके पास में एंगल। एंगल कौन से हो सकते हैं आपके पास में, एंगल आपके पास में अल्फा, बीटा और गामा। और एज लेंथ कौन कौन से आपके पास में, ए, बी और सी। अगर इनमें चेंज आ गया, अगर आपका इनमें चेंज आ गया, तो आपके पास सीधी सी बात क्या है, आपके पास में सीधी सी बात ये है कि आपकी पूरी की पूरी जो यूनिट सेल उसमें चेंज आ जाएगा, और यूनिट सेल में चेंज आ जाएगा तो लैटिस में चेंज आ जाएगा। तो इनके इनके डिफरेंट होने से आपका पूरा, इनके चेंज हो जाने से आपका, अगर वो पूछ सकता है कि सेल पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं, एज लेंथ होता है, अल्फा बीटा और गामा होता है। अगर ये चेंज हो गया आपका, तो पूरा का पूरा आपका क्रिस्टल लैटिस बदल जाएगा। ये कह सकते हो कि अगर यूनिट सेल बदल गया, तो यूनिट सेल बदलने से पूरी की पूरी लैटिस के स्ट्रक्चर में चेंज आ जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास में मोटा मोटा लिख रहा हूँ, मोटा मोटा यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, बड़ी बड़ी अक्षरों में बता रहा हूँ कि 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। 7 तो हमारे पास में क्रिस्टल सिस्टम है। वो पूछ सकता है भाई कितने क्रिस्टल सिस्टम है, तो 7 तो क्रिस्टल सिस्टम होते हैं और 14 ब्रेवियस लैटिसेस होते हैं। तो इसके पीछे कहानी है, हिस्ट्री है, बट मैं आपको बताऊंगा नहीं। वो पूरा साइंटिस्ट जिसने डिस्कवर किया है, बहुत कम उम्र में डब्ल्यू ब्रैक्स ने ये सब रिसर्च वगैरह की थी काफी, वो इसके ऊपर हिस्ट्री हुई। लेकिन आप याद रखिएगा कि 7 क्रिस्टल सिस्टम है और 14 ब्रेवियस लैटिसेस आपके इंक्लूड होते हैं। ठीक है। तो मैं एक चार्ट आपको बना के दे रहा हूँ और वो याद करा दे रहा हूँ, जो कि इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टल सिस्टम, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा ब्रेवियस लैटिसेस, बीएल की फॉर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे पैरामीटर्स, है ना। पैरामीटर्स में आपको एक काम करते हैं, अलग अलग कॉलम में बता दें। ब्रेवियस लैटिसेस हो गया इस तरीके से। पैरामीटर्स में आपके पास में लेंथ, एज बता देता हूँ मैं, एज कैसी कैसी हो सकती है। दूसरा आपके पास में एंगल लिख देते हैं, यहाँ पे एंगल लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे आपका एग्जाम्पल, कई बार एग्जाम्पल भी वो पूछ लेते हैं कि इसमें क्या होता है। ठीक है। तो सबसे पहले क्रिस्टल सिस्टम की बात करें हम लोग, तो हमारे पास में जो है बेटा, सबसे पहले इसको याद रख लीजिए आपको, सीटी और एचएमटी, सीटी और एचएमटी। ठीक है, सीटी और एचएमटी। तो सबसे पहले आपके पास में है क्यूबिक, सीटी से क्यूबिक, टी से टेट्रागोनल, सीटी और उससे क्या हो जाएगा आपका ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, और आर से क्या हो जाएगा आपका, आर से आपका रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल, सीटी और फिर एच के बाद क्या हो जाएगा आपका हेक्सागोनल, हेक्सागोनल। देन आपके पास 6 नंबर पे आ जाता है मोनोक्लिनिक, और 7 नंबर पे आ जाता है आपका ट्राइक्लिनिक। ठीक है। 7 नंबर पे आ जाता है आपका ट्राइक्लिनिक। ओके। अब अगर हम लोग इसमें बात करें, क्यूबिक में बात करें, तो आपके पास में बॉन्ड लेंथ की बात करें तो ए बराबर है बी बराबर है सी की। ठीक है। एक काम एक मिनट, ब्रेविस लैटिसेस, एक काम करते हैं हम लोग एच को डिस्कस कर लेते हैं पहले, क्योंकि फिर मैं ब्रेविस लैटिसेस के छोटा सा कॉलम लंबा में इंट्रोड्यूस कर दूंगा। पहले आप लोग को एच और एंगल बता देता हूँ। यहाँ पे छोटा सा कॉलम बनाता हूँ, मैं आपको लैटिसेस डिस्कस करूंगा, एच लैटिसेस, आपको ब्रेविस लैटिसेस बताऊंगा। 7 क्रिस्टल सिस्टम तो ये हो गए, और फर्दर मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से ब्रेविस लैटिसेस हैं। ठीक है। और यहाँ पे आपके पास में बता रहा हूँ, दूसरा मैं बता रहा हूँ आपको एंगल एच के बारे में। ब्रेविस लैटिसेस हो गए आपके, यहाँ पे आपके पास में एजेस हो गई, यहाँ पे आपके पास में क्या हो गया, एंगल्स हो गए, यहाँ पे आपके पास में एंगल्स हो गए। तो अगर हम बात करें एजेस को लेकर के, तो एजेस आपके पास में यहाँ पे ए, बी और सी, यानी ए बराबर है बी बराबर है सिंपल क्यूब तो सभी को याद, और ए बराबर है अल्फा बराबर है बीटा बराबर है किसके, गामा का। बॉन्ड एंगल कितना होता है, क्यूब में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का। याद रखिएगा स्टूडेंट, ये किसके अंदर में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। NaCl का पूछ सकता है कैसा लैटिस होता है, तो क्यूबिक टाइप का होगा। जिंक सल्फाइड का पूछ लेता है कैसा होगा, क्यूबिक टाइप होगा। और तीसरा जो है, आप मेरी तरफ से एग्जाम्पल याद रखिए, डायमंड का। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये तो मेन इंपॉर्टेंट है, लेकिन और भी होते हैं, जैसे गोल्ड का हो गया, सिल्वर का हो गया, है ना, लेड का हो गया, लिखना चाहो तो लिख लो, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया ना, गोल्ड AU सिल्वर, लेड हो गया आपका, मरकरी हो गया, तो इनका भी यही रहता है। ठीक है। लेकिन ये तीन तो आपको याद रखने, NaCl, जिंक, डायमंड। ठीक है, पूछा गया कहीं पे।
नेक्स्ट आगे उसमें टेट्रागोनल, तो जैसे ही मैं नीचे आऊंगा तो एक एज लेंथ में क्या हो जाता है, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। तो अल्फा बराबर है बीटा के बराबर है गामा के बराबर है 90 डिग्री के। ठीक है बेटा, इसको याद रखिएगा। और इसमें याद रखिएगा दो एग्जांपल, एक तो TiO2 और एक आपके पास में SnO2, TiO2 और SnO2। उसके बाद में ऑर्थोरोम्बिक है, तो ऑर्थोरोम्बिक में आपके पास में तीनों ही अनइक्वल हो जाते हैं, दोनों मतलब ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। इसको याद भी करवा दूंगा मैं कैसे याद करना। और यहाँ पे आपके पास में अगेन आपका बॉन्ड एंगल किसके बराबर है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है। और वैसे इसमें इतना क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, ऊपर में ये पूछा गया है, इसको मैं याद करने के लिए बोलूंगा आपको, लेकिन फिर भी जब वहां से क्वेश्चन उठा सकते हैं तो यहाँ से भी उठा सकते हैं। KNO2 हो गया, के से याद रखिए ना, ऑर्थोरोम्बिक के, ऑर्थोरोम्बिक के। ठीक है। देन आपका था रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल में अगेन क्या हो जाता है आपका, ए बराबर हो जाएगा बी बराबर हो जाएगा किसके, सी के। ए अगेन बराबर हो गया किसके, बी के, और देन आपका क्या होगा, सी के। उसमें आप लोग आगे देखना, इसमें आपके पास जो बॉन्ड एंगल है अल्फा आपका बराबर होगा किसके, अल्फा बराबर है बीटा के बराबर है 90 डिग्री के, और गामा जो आपका बराबर हो जाएगा 120 डिग्री के। ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा आपका 120 डिग्री के बराबर है। मैग्नीशियम में सिलिका डाइऑक्साइड हो गया, याद रखना सिलिका डाइऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। जिंक हो गया और कैडमियम हो गया एग्जांपल। फिर आपके पास में आता है हेक्सागोनल। अगर हेक्सागोनल की बात करें हम लोग तो एक मिनट ना, रोम्बोहेड्रल में स्टूडेंट आप लोग याद रखिएगा कि बीटा आपका 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। बॉन्ड एंगल में थोड़ा चेंज आ गया, इसको थोड़ा चेंज कर दीजिएगा, इसको उसकी प्रॉपर्टी निकाली हेक्सागोनल। तो देखिए रोम्बोहेड्रल की बात करें अगर हम लोग, तो रोम्बोहेड्रल में आपके पास में तीनों तो इक्वल रहेंगे, ए बराबर है आपका किसके, बी बराबर है किसके, सी के। लेकिन आपके पास में अल्फा और गामा जो होंगे वो 90 डिग्री के बराबर होंगे, और जो बीटा होगा 90 से अलग होगा, बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है। और इसमें कौन कौन सा आ जाता है आपके, इसमें आपके आ जाते हैं रोम्बोहेड्रल के अंदर में आर्सेनिक हो गया, ठीक है, एंटीमनी हो गया, नाना पाटेकर रेसोरेंस बिकारी वाली फैमिली है ना, तो तीन ग्रुप के बिस्मुथ हो गया और कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास में हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में आप लोग याद कीजिएगा कि A इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। मैं याद करवा दूंगा लास्ट में आपको कैसे याद करना है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास में अल्फा जो होगा वो बराबर होगा बीटा के, बराबर होगा 90 डिग्री के, और गामा जो होगा आपको बराबर होगा 120 डिग्री के। गामा किससे बराबर होगा आपका 120 डिग्री। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा मैग्नीशियम होगा, SiO2 होगा, सिलिका डाइऑक्साइड होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंक है, और कैडमियम जो पहले लिख लीजिए। नेक्स्ट आपके पास मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक में याद रखिएगा कि A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, और आपके पास में अल्फा इज इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, बट बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो रोम्बोहेड्रल में जैसा था आपके पास में वो यहाँ पर भी रहेगा आपका, और इसमें आप लोग लिख लीजिए कैल्शियम सल्फेट डॉट 2s2, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2s2। लास्ट वन इज ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक की बात करें अगर हम लोग तो A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, एंड अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। इस चीज को याद रखिएगा आप लोग। और इसमें जो बेहतरीन एग्जांपल है डाइक्रोमेट, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको भी याद रख लीजिएगा, ऑरेंज कलर का होता है, और कैल्शियम सल्फेट डॉट 5s2। अब याद करने का तरीका देखिए, याद करने का तरीका क्या बेटा, 0 1 2, ठीक है, और फिर देखिए 0 1 2 और 2, ठीक है, यानी नीचे की तरफ जा रहे हैं तो नंबर ऑफ अनइक्वल जो है आपके बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, नीचे की तरफ अगर आप लोग जा रहे हैं तो नंबर ऑफ अनइक्वल क्या करते जा रहे हैं, आपको बढ़ते जा रहे हैं। 0 1 2 इस तरीके से याद रखिएगा आप, 0 1 2 यानी 0 का चेंज, 1 का चेंज, 2 का चेंज, फिर 0 चेंज, फिर 1 का चेंज, 2 का चेंज और 2 का चेंज। ठीक है, उसके बाद देखिए अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री है और ए बी सी इक्वल है, तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है वो ये कि आपकी मोस्ट सिमेट्रिक है, ये आपकी क्या है कि मोस्ट सिमेट्रिक यूनिट सेल है। दिस वन इज योर मोस्ट सिमेट्रिक है ना, मोस्ट सबसे ज्यादा सिमेट्रिक है, और ट्राइक्लिनिक सबसे लीस्ट सिमेट्रिक है। तो सबसे ऊपर तो आपकी मोस्ट सिमेट्रिक है और सबसे आपके नीचे आपके पास में कौन सी है, लीस्ट सिमेट्रिक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है यहाँ से कि सबसे मोस्ट सिमेट्रिक कौन सी है, तो वो आपकी क्यूबिक हो गई, और सबसे लीस्ट सिमेट्रिक कौन सी हो गई, वो आपकी ट्राइक्लिनिक हो गई। ठीक है, यहाँ पे आपके पास में ए बी इज नॉट इक्वल टू सी, ए बी इज नॉट इक्वल टू सी, इसलिए मैंने 2 लिखा है कि 2 अनइक्वल हो गए, फिर आपका एक जीरो इक्वल है, देन एक अनइक्वल है, देन 2, एंड देन लास्ट में आपके 2। अल्फा बीटा गामा आपका 90 डिग्री के बराबर है, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री के बराबर है। देन आपके पास में रोम्बोहेड्रल आ जाता है, तो अल्फा और गामा 90 डिग्री के बराबर है, बीटा आपका 90 के बराबर नहीं है, अल्फा बीटा आपका 90 के बराबर है, गामा आपका 120 के बराबर है। तो ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग। ठीक है,
तो ये आपको याद रखना है। नाउ लास्ट में जो आपको कुछ चीजें यहाँ में ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि किसमें कौन कौन सी है। तो अगर हम बात करें क्यूबिक सबसे सिमेट्रिक है तो इसमें कौन सी होगी, प्रिमिटिव भी होगी, प्रिमिटिव भी होगी, प्रिमिटिव भी रहने वाली है आपकी, फेस सेंटर्ड भी रहने वाली है और बॉडी सेंटर्ड भी, यानी तीनों की तीनों यहीं पे होंगी, तीनों यहाँ पे होंगी आपकी, प्रिमिटिव भी होगी, फेस सेंटर्ड भी होगी, बॉडी सेंटर्ड, इसलिए सबसे सिमेट्रिक बोला जाता है। ठीक है, ये तीनों की तीनों होंगी। उसके बाद टेट्रागोनल के अंदर में आपके पास में प्रिमिटिव होगी और बॉडी सेंटर्ड होगी। ठीक है, प्रिमिटिव भी होगा, बॉडी सेंटर्ड होगी। ऑर्थोरोम्बिक के अंदर में आपके पास में प्रिमिटिव भी होगी, बॉडी सेंटर्ड भी होगी। ठीक है, उसके बाद में आपके पास फेस सेंटर्ड भी होगी और एंड सेंटर्ड भी होगी। तो यहाँ पे आपके पास में 4 रहेंगी। ठीक है, एंड सेंटर्ड भी आपकी इसी में आ जाएगी, फेस सेंटर्ड भी आएगी, बॉडी सेंटर्ड भी आएगी। ये मैं बता दूंगा, एंड सेंटर्ड की 2 में ही आती सिर्फ, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे रोम्बोहेड्रल की बात करें तो रोम्बोहेड्रल में सिर्फ प्रिमिटिव होगी, तो यानी एक यहाँ पे होगी आपके पास में। हेक्सागोनल में बात करें तो हेक्सागोनल में भी आपके पास में प्रिमिटिव रहेगी, यानी एक ही रहेगी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में अगर हमारे पास में अगला जो आता है आपके पास में मोनोक्लिनिक आता है, तो मोनोक्लिनिक में आपके पास में एक प्रिमिटिव रहेगी और एक क्या रहेगी आपके पास में, एंड सेंटर रहेगी, यानी 2 यूनिट सेल आपकी यहाँ पे होगी। लास्ट में आपके पास में ट्राइक्लिनिक है, ट्राइक्लिनिक में आपके पास प्रिमिटिव है, तो यानी 1 यूनिट सेल। तो टोटल अगर इनको मैं काउंट करूँ तो देखिए 3 2 5 4 9 10 11 13 और 1 14, तो टोटल कितनी यहाँ पे आपके पास 14 ब्रेविस लैटिसेस आपके हैं। अब देखिए एंड सेंटर कहाँ पे आ रहा है, सिर्फ एंड सेंटर आपका ओ में आ रहा है, ओ में आ रहा है और कहाँ पे आ रहा है आपका, सिर्फ ओ में आ रहा है। और प्रिमिटिव तो सब में, इतना तो याद रखिए, प्रिमिटिव फर्स्ट सब में और बॉडी सेंटर फर्स्ट 3 में आ रहा है, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक में। सीटीओ, सीटीओ में आपका बॉडी सेंटर आ रहा है, तो बीसीटीओ है ना, बॉडी सेंटर्ड होगा आपका क्यूबिक में, टेट्रागोनल में और ऑर्थोरोम्बिक में। एंड सेंटर ऑर्थोरोम्बिक में होगा और मोनोक्लिनिक में होगा। ठीक है, तो सी से आपका एंड सेंटर, एंड मतलब सी आपका ऑर्थोनोमिक सी पर एंड होता है तो इसको याद रखिए एंड सेंटर्ड है ना। इससे मोनोक्लिनिक आपका सी पे एंड होता है तो इसको याद रखिए सी से। होने के लिए ट्राइक्लिनिक भी होता है, लेकिन ट्राइक्लिनिक के केस में क्या है, ट्राइक्लिनिक के केस में आपके पास में लीस्ट सिमेट्रिक है, तो लीस्ट सिमेट्रिक है तो एक ही मिलती है प्रिमिटिव टाइप की। तो इसको याद करने का तरीका है कि क्वेश्चन यहीं से बन सकते हैं आपके। बाकी ये क्वेश्चन पूछा गया आपका NaCl जिंक सल्फाइड और डायमंड वाला कि इसमें क्या होती है, तो इसमें क्यूबिक होती है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सेल पैरामीटर्स मैंने आपको बताया, इस तरीके से सेल पैरामीटर्स होते हैं और सेल के पैरामीटर चेंज होने पर आपका स्ट्रक्चर चेंज होता है। आप एनसीईआरटी देखेंगे तो एनसीईआरटी में आपको डिफरेंट एक कॉलम मिल जाएगा, इसमें बने हुए सारे लैटिसेस आपको मिलेंगे। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स हम लोग क्या पढ़ेंगे आज, लास्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा आज वो पढ़ेंगे हम लोग कंट्रीब्यूशन को लेकर के। लास्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट विल बी कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम इन यूनिट सेल, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम इन यूनिट सेल। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग डिफेक्ट्स पे जाएंगे और चैप्टर आपका फिनिश आउट करेंगे, क्योंकि आपको ज्यादा इसमें वो पैकिंग पढ़ना नहीं है, तो पैकिंग के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना, 2-4 चीजें आपको याद करवा दूंगा तो आपको याद रखनी है। ठीक है, वो कैसे आती है क्या आती है इतना डिटेल में आपको जाना नहीं है, लेकिन एक फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा यूनिट सेल की डेंसिटी निकालने का, बस 2-4 न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग, उससे आपका हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आज जो लास्ट टॉपिक है वो है हमारे पास में कंट्रीब्यूशन ऑफ यूनिट सेल को लेकर के। सबसे पहले जो हमारे पास में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बेटा कौन सी है, सिंपल, मेरे साथ बोलो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आपके पास में कहाँ प्रेजेंट होते थे, कॉर्नर पे प्रेजेंट होते थे, एट कॉर्नर पे प्रेजेंट होते थे। अगर वो कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं तो कुछ तरीके से कॉर्नर से प्रेजेंट होते थे, यहाँ पे होगा आपके पास, और यहाँ पे आपके पास में 8 कॉर्नर्स है, तो हर एक, अब देखिए एक यूनिट सेल है तो हर एक यूनिट सेल जो होगी 8 फर्दर यूनिट सेल से क्या होगी, इस तरीके से अटैच्ड होगी, है ना। इधर इस तरीके से हर एक के लिए 8 का कंट्रीब्यूशन देगा। तो देखिए अगर मान लो इस आइटम की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे जो बड़ा सा आइटम है ब्लू कलर का, तो ये आइटम की बात कर रहा हूँ अगर मैं, तो एक तो ये इस यूनिट से बनी हुई है, एक यहाँ पे एक यूनिट सेल ये होगी आपके पास में, फिर आपके पास में दूसरी ये यूनिट सेल होगी, तीसरी वाली यूनिट हो गई, चौथी वाली होगी, फिर ऊपर यहाँ पे होगी आपकी 5वीं यूनिट सेल। तो यानी कहने का मतलब ये कि 8 कॉर्नर से ये इन्वॉल्व होगी, 8 डिफरेंट कॉर्नर्स पे ये इन्वॉल्व होगी। ठीक है, तो कॉर्नर्स पे जो कंट्रीब्यूशन रहता है एक एटम का एक लैटिस पॉइंट पे, वो 8 यूनिट सेल से रहता है, 8 यूनिट सेल से कंट्रीब्यूटेड रहेगी, 8 यूनिट सेल से आपका कंट्रीब्यूशन रहता है, 8 यूनिट सेल से कंट्रीब्यूटेड रहेगी कहाँ पे, कॉर्नर पे। अब यहाँ पे टोटल आपके पास में 8 कॉर्नर है, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, ईच कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन कितना होगा, ईच कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन होगा 1/8।
अब जब टोटल 8 हैं तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएंगे आपके पास? नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल कितने हो जाएंगे? वो हो जाएंगे आपके पास में, जेड से भी नोट कर सकते हैं आप लोग कंट्रीब्यूशन को, वो आपका हो जाएगा 1/8 इंटू 8। इसको खुद सोच के देखिए आप लोग कि अगर आपके पास में यानी एक एटम से एक यूनिट सेल बनेगी, कौन सी? एक पूरी यूनिट सेल बनेगी आपकी, वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होगी उसमें। ठीक है, आप खुद सोच के देख सकते हैं। अगर मैं ड्राइंग बनाना चाहूँ तो यहाँ पे इस तरीके से आपका ये आपके पास में एक एटम है, ये एक एटम आपका 8 यूनिट सेल से अरेंज्ड होगा इस तरीके से। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो जैसे आप कंप्लीट इसको करना चाहें तो इस तरीके से रहेगा। तो यहाँ पे भी आपके पास में देखिए, तो एक रूम ये हो गया, एक रूम ये हो गया, एक यहाँ फ्रंट में होगा आपके पास में इस तरीके से, और एक ये पीछे होगा, और सेम 4 नीचे भी तो होंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो इसको ऐसे समझिए कि 8 उससे अगर नहीं आ रहा समझ में तो और भी क्लैरिफाई करके मैं बना सकता हूँ यहाँ पे, तो आप लोग को और समझ में आ जाएगा। चाहे तो ये आपके पास में इस तरीके से यूनिट सेल है। इस यूनिट सेल के अंदर में अगर हम लोग देखें, ऐसे एटम लगे होंगे, इस तरीके से। तो इमेजिन कीजिए अगर मैंने यहाँ पे वो बॉल रख दिया यहाँ पे, तो ये बॉल कितने रूम से जुड़ा हुआ है ना? अगर ये बीच में हमने एटम रख दिया तो ये एटम कितने से जुड़ा हुआ है? तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, इनसे जुड़ा है, और 4 ऊपर के भी तो आएंगे, 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, ये 4 हो गया। टोटल कितने हो गए? 8 हो गए, और 8 में कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/8 पर, यानी टोटल कितने एटम हो गए यूनिट सेल के अंदर? सिंपल के अंदर में 1 हो गया। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को समझ में आ जाए। अब आगे आता है आपके पास में फेस सेंटर्ड। दूसरा कौन था आपके पास में स्टूडेंट्स? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट्स। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट्स। तो अगर हम लोग फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें तो फेस में आपके पास में पता है कि आपके पास में कॉर्नर में तो एटम प्रेजेंट है ही, है ना? कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है आपके पास? कॉर्नर में प्रेजेंट है ही, तो आपका प्रेजेंट है कॉर्नर प्लस, कॉर्नर में प्लस फेस पर। ठीक है, कॉर्नर पे प्रेजेंट है, कहाँ पे प्रेजेंट है आपका? फेस पर। कॉर्नर पे प्रेजेंट है और साथ में आपका फेस में प्रेजेंट है। तो कॉर्नर पे जो बेटा कंट्रीब्यूशन था वो कितने का था? 1/8 का, इंटू किसका था? 8 का। तो ये कितना आ गया आपका? 1 हो गया। अब फेस की बात करें अगर हम, तो ऐसा देखिए कि जिस दीवार पे आप बैठे होंगे अभी, आपके सामने जो वॉल होगी, तो वो वॉल जो आपकी 2 रूम से अटैच्ड होगी, एक इधर से यानी एक इधर से। तो यानी फेस पर जो कंट्रीब्यूशन होता है बेटा 1/2 का होता है। कितने का होता है? 1/2 का। टोटल फेसेस कितनी है? 6 हैं। एक इधर हो गई, 2 ये हो गई, 3 ये हो गई, 4, एक फ्रंट में और एक पीछे। तो टोटल कितनी होगी? 6। तो यानी कंट्रीब्यूशन कितने एटम्स हो गए? टोटल 3। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए आपके पास में? टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए आपके पास में? टोटल नंबर ऑफ एटम्स हो गए आपके पास में 1 + 3 यानी 4। तो एक यूनिट सेल को बनाने के लिए आपके पास में 4 एटम हो रहे हैं एफसीसी के अंदर, फेस सेंटर्ड के अंदर। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, लास्ट आपके पास में बॉडी सेंटर्ड। लास्ट है आपके पास में बॉडी सेंटर यानी बीसीसी। बीसीसी की अगर हम लोग बात करें तो बीसीसी के अंदर में एटम तो आपके पास कॉर्नर में रहने ही वाले। कॉर्नर पे तो एटम होंगे ही होंगे, यहाँ कॉर्नर पे एटम तो ही है, लेकिन साथ ही साथ एटम कहाँ प्रेजेंट है आपका? साथ ही साथ आपका एटम प्रेजेंट है बॉडी के बीचों बीच। साथ में आपका बॉडी के बीचों बीच भी एक एटम प्रेजेंट है। ठीक है, तो बॉडी में जो कंट्रीब्यूशन होता है बेटा, एट बॉडी में जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कंप्लीट 1 का कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, कंप्लीट 1 का कंट्रीब्यूशन होगा, और साथ में आपके पास कॉर्नर है तो टोटल 1/8 इंटू 8 यानी कितना हो गया आपके पास में? 1, टोटल 2। तो कहने का मतलब है एक बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल को बनाने के लिए 2 एटम चाहिए, एक बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल को बनाने के लिए 8 एटम चाहिए। तो याद रखिएगा, सिंपल में कितना पढ़ा हमने? सिंपल में पढ़ा 1। ठीक है, एफसीसी में कितना पढ़ा हमने? एफसीसी में पढ़ा हमने 2, सॉरी 4, और बॉडी सेंटर में कितना पढ़ा? बॉडी सेंटर में हमने पढ़ा 2। ठीक है, एक और है क्या? सॉरी मैं भूल गया था उसको, दैट इज योर एंड सेंटर। लेकिन खत्म, मतलब लास्ट ही वाला एज सेंटर नहीं पढ़ा है क्योंकि एज सेंटर काम का नहीं है, इतना डिटेल में नहीं पूछेगा आपसे। एज सेंटर क्योंकि ऐसा है ना कि उसमें चीजें चेंज रहती है थोड़ा सा। क्या चीज आता है कि वो मिलता नहीं है हाइपोथेटिकल। एज सेंटर की बात करें अगर हम लोग, तो एज सेंटर कुछ ऐसा सा, या आपके एंड सेंटर की बात, नॉट एज सेंटर, एंड सेंटर की बात करें। एंड सेंटर की अगर हम लोग बात करें तो वही, यहाँ पे आपका एटम होगा, यहाँ पे आपका एटम होगा, और यहाँ पे कॉर्नर है, ये कॉर्नर। तो ऑब्वियसली बात है, कॉर्नर पे कितना आपके पास में? कॉर्नर पे 1/8 इंटू 8 यानी कितना हो गया? 1।
एंड कितना आपका 2 है तो 2 into 1/2 यानी कितना हो गया 1, यानी टोटली कितने से मिलके बना है 2 से मिलके बना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल क्या हो गया, नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल बराबर हो गया आपका। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग कि किस तरीके से करना है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इसके बारे में खत्म किया। कल मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत डेंसिटी का एक फॉर्मूला बता दूंगा और पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में बता दूंगा कि पैकिंग फ्रैक्शन कितना कितना होता है। ठीक है, फिर हम लोग डिफेक्ट्स पे जाएंगे और डिफेक्ट्स के बाद हम लोग चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। तो थैंक यू फॉर द सेशन, इस सेशन से जुड़ने के लिए धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग पढ़िए, मेहनत कीजिए, एग्जाम नजदीक है। ठीक है, जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे एग्जाम में। ठीक है, और ये जॉब से जो आ गई है बहुत बड़ी बातें, आगे पता नहीं कब आएंगी फ्यूचर में। ठीक है, तो कोर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जो स्टूडेंट्स कॉलेजेस में उनको अर्ली स्टेज में जॉब मिल सकती है। तो बेटा आप लोग ध्यान से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। ठीक है, लेक्चर्स के साथ बने रहिए, बुक्स को पढ़िए, थोड़ा बहुत क्वेश्चंस करवाएंगे हम लोग यहाँ पे, चैनल से आप लोग बने रहिए। ठीक है, कीप शेयरिंग दिस वीडियोस। ठीक है, हमें कमेंट कीजिए हमें क्या क्या चेंजेस लेके आने चाहिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।